प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, कल हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अर्थ, परिभाषाएं और उसके विकास को देखा था और जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उस पर भी बात की थी। मुझे आशा है कि अब वो सारे विषय आपके समझ में आ चुके होंगे। आज हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण और दोषों पे बात करेंगे कि क्या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के गुण हो सकते हैं और उसके क्या क्या दोष विद्वानों ने बताए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के। जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सबसे पहला गुण या इसको महत्व भी कह सकते हैं वो है व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा, यानी कि व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो पाई है। शक्ति मनुष्य को बुरा बनाती है और अधिकतम शक्ति अधिकतम बुरा बनाती है, एक विद्वान का कथन है। और जब राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में केंद्रित हो जाएगी तो शासन अत्याचारी तथा निरंकुश हो जाएगा। किंतु जब शासन शक्ति अगर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर देखें तो व्यवधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटी जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की क्या है रक्षा हो पाएगी। अतः व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और हम देख भी रहे हैं कि जिन आज विश्व में जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अस्तित्व में रखा गया है तो वहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता क्या है कहीं ना कहीं बची हुई है। जबकि जहाँ साम्यवादी या निरंकुश शासन, विभिन्न प्रकार के अन्य शासन है, वहाँ लोगों की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं खतरे में है, या यूं बोल सकते हैं लोग स्वतंत्र नहीं है। आप चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया के उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा जो इसका महत्व है वो है निष्पक्ष की गारंटी। निष्पक्ष यानी कि जब शासन शक्तियां तीन विभिन्न विभिन्न अंगों के पास होगी तो शासन के ये तीनों विभिन्न अंग क्या है निष्पक्ष अपने कार्यों को कर सकेंगे। निष्पक्ष जब अपने कार्यों को कर सकेंगे यानी कि पक्षपात होने की संभावनाएं क्या है शून्य बराबर हो जाएगी। इसी को कहते हैं निष्पक्ष की गारंटी। शासन की शक्ति पृथक पृथक बट जाने और अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र होने से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं कर पाएगी और इसी प्रकार न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में क्या है हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगी। वे किसी भी प्रकार से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने में असफल होंगे। इस प्रकार समाज का जो गरीब से गरीब तबका है और जो शक्तिहीन से शक्तिहीन व्यक्ति है उसको भी क्या है निष्पक्ष न्याय मिलने की क्या है संभावनाएं रहेगी और एक गारंटी क्या है सुनिश्चित होगी। न्यायाधीश भी निर्भीक और निष्पक्ष होकर क्या है अभियोगों का निपटारा करेंगे। तो इस प्रकार क्या है निष्पक्षता क्या आएगी जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अस्तित्व में है तो वहां निष्पक्षता की संभावनाएं भी बन जाती है। यह इसका दूसरा गुण है। तीसरा है कानूनों का निर्माण लोक कल्याण के आधार पर। जब व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रित होती है तो राजा अथवा केंद्रीय शासन अपने स्वार्थी और निजी हितों के अनुकूल निर्णय पारित करता है। यानी कि जब व्यवस्थापिका राजा द्वारा नियंत्रित होती है तो राजा अथवा जो केंद्रीय शासन है अपने स्वार्थ और निजी हितों के अनुकूल क्या है निर्णय करते हैं या कानून बनाते हैं, या फिर कोई अगर न्याय करना है तो वो भी अपने अनुसार करेंगे। और निरंकुश बनने की चेष्टा व्यक्ति करता है, जो शासक है वो या फिर जो जिसके पास शक्ति है वो निरंकुश बनने की चेष्टा करता है। जबकि इसके विपरीत जब व्यवस्थापिका कार्यपालिका के चुंगल से मुक्त होती है तो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने के कारण सदैव ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो लोक कल्याणकारी होते हैं। अतः सार्वजनिक हित के लिए व्यवस्थापिका का अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक है। यानी कि अगर व्यवस्थापिका स्वतंत्र होगी तो जो कानूनों का निर्माण होगा
वो जनता के कल्याण को देखकर किया जाएगा, जबकि अगर व्यवस्थापिका स्वतंत्र नहीं होगी तो जो कानूनों का निर्माण है वो स्वार्थ सिद्धि और अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब जो चौथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का गुण बताया जा सकता है वो है प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि। जब शासन की तीनों शक्तियां पृथक पृथक और स्वतंत्र होती हैं तो कार्यपालिका को प्रशासन की देखरेख का अधिक अवसर मिलता है। यह उन कानूनों को लागू करती है जो व्यक्तिगत हित में न बनाए जाकर सार्वजनिक हित में निर्मित होते हैं। अतः लोक कल्याणकारी कानूनों को लागू करने में जनता का अपार हित होता है और प्रशासन भी अधिक सूक्ष्म कुशल एवं दक्ष हो जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, पहले हमने व्यवस्थापिका कुशलता की बात की क्योंकि वो कानून अपने जो कानून है वो जनता के लोक कल्याण के हित में बना सकेगी। अब प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि, यानी कि जो कार्यपालिका है और कार्यपालिका के जो विभिन्न अंग हैं वो भी अपने प्रशासनिक कुशलता के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने कार्यों को करने में ये नहीं लगेगा कि हम किसी व्यक्ति के स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं। उनको ये लगेगा कि हम क्या हैं, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए इन कार्यों को कर रहे हैं। तो इससे जब वो अपनी दुगनी शक्ति के साथ इन कार्यों को करेंगे तो उसमें कुशलता आना स्वाभाविक है। तो ये तो थे 4 गुण। 5वां है शासन का प्रत्येक अंग अधिक उत्तरदायी होता है। यानी कि जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर तीनों शक्ति के केंद्रों को अलग अलग कर दिया जाता है, व्यवस्थापिका अलग कार्य करेगी, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, तो इससे इनमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। वो कैसे? क्योंकि एक ही व्यक्ति में ये सारी शक्तियां होने से वो लापरवाह बन जाता है। आप देखते होंगे अगर एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने हैं तो एक तो उसके पास जिम्मेदारियां बढ़ने से वो लापरवाह हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि उसे पता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई अपने आप में सर्वे सर्वा हूँ, तो वो लापरवाह बन सकता है। तो ये 2 कारण हैं जिससे वो लापरवाह बन सकता है, एक ही व्यक्ति में समस्त शक्ति केंद्रित होने से या एक ही संस्था में समस्त शक्ति केंद्रित होने से। किंतु जब ये शक्तियां विभिन्न केंद्रों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में स्थापित की जाएगी तो इससे उनके कार्यों का क्या होगा, बंटवारा होगा। एक तो उनके कार्य कम हो जाएंगे, दूसरा उन्हें जब यह मालूम होगा कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं तो उसके प्रति वो उत्तरदायी भी होंगे, और जब वो उसके प्रति उत्तरदायी होंगे तो अधिक उत्तरदायित्व के साथ क्या है वो उन कार्यों को कर सकेंगे। एक तो कार्य कम होने से, और एक क्योंकि वो उसके प्रति उत्तरदायी हैं उन कार्यों के प्रति, तो उत्तरदायित्व के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा। तो यह भी क्या है, 5वां गुण है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। अब बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं होता है कि वो सर्वे सर्वा हो या सबसे अच्छा सिद्धांत हो। अच्छे से अच्छे सिद्धांत में भी कुछ कमियां होती है। वैसे ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भी कुछ कमियां हमको देखने को मिलती है। पहली है कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में कमी। यदि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएं तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी और मनमाने ढंग से कार्य करेगी। उस समय कार्यपालिका के उत्तरदायित्व में भी क्या है, कमी आ जाएगी। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व में कमी, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भारत में जो व्यवस्थापिका है यानी कि संसद, और जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका उसी संसद से निर्मित होती है। आप भारत का उदाहरण देखिए तब इस कोटेशन को आप समझ पाएंगे कि भारत में जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है तो व्यवस्थापिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, किंतु व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भारत में अलग होते हुए भी एक है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका में वही लोग आते हैं जो कि व्यवस्थापिका में भी सम्मिलित हैं, यानी कि संसद जो सदस्य हैं, व्यवस्थापिका संसद तो है, उसी के व्यक्ति कार्यपालिका में भी मंत्रिमंडल के रूप में आते हैं, मंत्री परिषद के रूप में आते हैं। तो इसका क्या है, उत्तरदायित्व रखा गया है। किंतु अगर इनको पूर्णतः अलग कर दिया जाए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को,
तो यह उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति नहीं आ पाएगा जो आता है। आपको पता है कि भारत की मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो एक उत्तरदायित्व है। भारत ने यानी कि इस समस्या का हल खोजने का प्रयास किया है अपनी शासन व्यवस्था के अनुसार से, पर इसका एक दुष्प्रभाव भी है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक ही हो गए हैं। पर इसे भारत ने इस तरीके से लागू किया है कि कहीं ना कहीं उसने यह हल खोजने का प्रयास किया है कि व्यवस्था जो कार्यपालिका पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, उससे बचा जा सके। दूसरा दोष है अंगों के पारस्परिक सहयोग में कमी, क्योंकि तीनों के तीनों अंग स्वतंत्र होकर काम करेंगे तो इससे उनके पारस्परिक सहयोग की संभावनाएं कम हो जाएगी। तीनों ही अंग अपने आप को सर्वोच्च समझने का प्रयास करेंगे, तो ये खैर संभावनाएं हैं। शक्तियों के पृथक्करण में जब तीनों ही अंग अलग होंगे तो हम संभावनाएं ही कर सकते हैं कि वो पारस्परिक सहयोग नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि वो पारस्परिक सहयोग करें। तो इसलिए इतना दम इस जो इसका अवगुण है इसमें दिखता नहीं है। तीसरा है शासन तंत्र की दुर्बलता। अंगों के पारस्परिक सहयोग में कमी आने से शासन दुर्बल होने लगता है। इसी प्रकार सरकार के अंगों में संतुलन बिगड़ जाने से शरीर का तंत्र भी निर्बल पड़ जाता है और सरकार कार्यों में स्थिरता आ जाती है। तो अगर सचमुच भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में तीनों अंग अलग अलग होकर अपने सहयोग को कमी करेंगे तो जरूर और जरूर शासन तंत्र में दुर्बलता आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर वो इस सहयोग में कमी नहीं करते हैं तो ये दुर्बलता नहीं आएगी। तो चौथा है शक्ति विभाजन की अव्यावहारिकता। सरकार के कार्यों की कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती है। सरकार के द्वारा किए गए कार्य एक दूसरे से इतने निकट होते हैं कि उनका विभाजन नहीं हो पाता। अतः शक्ति विभाजन सिद्धांत एक अव्यावहारिक सिद्धांत है। इस बात में भी कोई उतना अधिक दम नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार के कार्यों का सही बात है कि पूर्णतः विभाजन नहीं किया जा सकता है कि ये व्यवस्थापिका के कार्य हैं, ये न्यायपालिका के हैं और ये कार्यपालिका के हैं, किंतु एक मोटा मोटी विभाजन उनका किया जा सकता है और उस विभाजन के आधार पर उन कार्यों का बंटवारा किया जा सकता है। और आज की लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं विश्व भर में फैल रही है वो इसका एक जीता जाता नमूना है कि सरकार के जो ये शासन के 3 कार्य हैं, तीनों कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। पांचवा, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं। इसको हमने वहाँ भी पढ़ा था कि नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी, और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं। शासन शक्ति की पृथक पृथक भागों में बांट देने मात्र से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी नहीं हो जाती। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर शासन के अंगों को हम पृथक पृथक बांट देंगे और उससे ये कामना करेंगे कि लोक कल्याण जन कल्याण के लिए तीनों ही अंग कार्य करें, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर ऐसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमको यह ध्यान रखना होगा कि जरूरी नहीं है तब भी ऐसा हो, क्योंकि आज भी विश्व के कई ऐसे देश मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। खुद अपने भारत को ले लीजिए जहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, पर क्या हम कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है वो उसे पूर्णता मिली हुई है? क्या आप एक बड़े शहर में रहने वाले व्यक्ति और एक जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति की स्वतंत्रता को बराबर तोलते हैं? इसको छोड़ दीजिए, क्या आप एक बड़े शहर और एक गांव या छोटे शहर की व्यक्ति की स्वतंत्रता को बराबर तोलते हैं? अगर आप तोलते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो शहरी व्यक्ति होता है उसका स्वतंत्रता यानी कि क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसके पास एजुकेशन की सुविधाएं हैं, तो इससे उसका जो सोच का दायरा होता है वो बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण उसकी जो क्योंकि अपने अधिकारों अपने स्वतंत्रताओं का उसे ज्ञान है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष भाव से, क्योंकि उसे ज्ञान है तो उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करता है। किंतु कहीं को ज्ञान नहीं है, खास तौर से जिसने पढ़ा ही नहीं उसे ज्ञान कहाँ से होगा, जिसे अवसर नहीं मिले उसे ज्ञान कहाँ से होगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। और उनकी स्वतंत्रताओं का हनन देश में ही कहीं
अब ऐसा नहीं कहूँगा कि विभागों द्वारा, पर कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उसके आस पड़ोस का व्यक्ति हो सकता है, सरकार का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी हम मान सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से भी संभव नहीं है, जब तक लोगों को इस हेतु शिक्षित नहीं किया जाएगा, और दोनों ही प्रकार से शिक्षित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को इस रूप में भी शिक्षित कि वो अपनी स्वतंत्रताओं का उसे ज्ञान हो, और व्यक्ति को इस रूप में भी शिक्षित कि दूसरे की स्वतंत्रता का वो हनन ना करे। तब तक हम किसी भी प्रकार के सिद्धांत को विश्व में अस्तित्व में लाएं, हम क्या है, व्यक्ति स्वतंत्रता को स्थापित नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता का टॉपिक है, जब हम स्वतंत्रता पर अध्ययन करेंगे उस पर बहुत डीपली बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि आलोचनाएं वही है लगभग जो हमने शक्ति पृथक्करण का जो दोष है वही आलोचनाएं हैं। कुछ अलग चीजें हैं, जैसे पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है, इसमें मैं बात कर चुका हूँ। पूर्ण पृथक्करण संभव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तियों को पूर्ण रूप से कभी भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों के रूप में बांटना संभव नहीं है। दूसरी आलोचना की है गतिरोध का डर, यानी कि गतिरोध वो आप एक ही में रखें तब भी गतिरोध हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो गतिरोध नहीं होगा, पर एक कोई संस्था के अंदर है तो गतिरोध आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। तो फिर जहां 3 संस्थाएं होगी तो गतिरोध सामान्य सी बात है, किंतु उन गतिरोध को दूर किया जा सकता है नियम और कानून बनाकर। तीसरा है, यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अनुपयोगी होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, यह तभी संभव। हाँ, यह बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अनुपयोगी तब हो सकता है जब एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा हो और किसी काम को बहुत अर्जेंटली करने की आवश्यकता हो, किंतु उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, और जब तक वो काम हो पाता है तब तक उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भी इसको ये अनुपयोगी हो सकता है। और गलत उदाहरणों के प्रति सिद्धांत, वास्तव में जो सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के इस भ्रम पर आधारित है कि ब्रिटेन में अधिक स्वतंत्रता है क्योंकि वहाँ शक्ति पृथक्करण है, जबकि व्यवहार में वहाँ शक्ति पृथक्करण नहीं है, अपितु वहाँ जो व्यक्ति को अधिक अधिकार मिलते हैं उसके कारण विधि का कानून है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से और अलग अलग समय पर इसकी आलोचनाएं की है। आज के दृष्टिकोण में देखते हुए हमको इसका समीक्षा करनी चाहिए, इसकी आलोचनाएं करनी चाहिए। उस आधार पर मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के मध्य शेयर अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।